हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 76, यानी अगले माइनर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस माइनर के अंदर 12 लेक्चर के अंदर अपन जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो भी कंप्लीट करेंगे और साथ में जो वेव थ्योरी एंड डॉपलर इफेक्ट है वो भी अपन कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस है ठीक ठाक लेंथी है। तो चलो अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स, 76 नंबर लेक्चर अपना। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मतलब तरल, जो भी द्रव होते हैं उनकी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, देखो इसको अपन बोलते हैं द्रव गतिकी, यानी फ्लूइड्स के बारे में अपना ये चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेंसिटी की, बात करते हैं घनत्व की बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, घनत्व है, तो घनत्व है इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं डेंसिटी। क्या होता है घनत्व बराबर क्या होता है? देखो ध्यान से, वैसे तो घनत्व है बराबर क्या होता है आपके पास है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन होता है। जैसे मान के इसलिए ये आपके पास में कोई भी लिक्विड है, बर्तन के अंदर कोई भी लिक्विड भर का है। इस लिक्विड का मैं छोटा सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन ले लेता हूं। इतना सा भाग मैंने निकाल लिया। अभी मान के इसलिए इस भाग का जो वॉल्यूम है वो कितना आपके पास है dV, और इस लिक्विड को अगर मैं मेजर करता हूं तो इसका द्रव्यमान मेरे को कितना प्राप्त होता है? dm प्राप्त होता है। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? अभी रो बराबर कितना देगा आपके पास है? dm अपॉन क्या देगा आपके पास है? dV हो जाएगा। ठीक है ना। अब यदि आपका जो लिक्विड है वो क्या अभी एक समान है, मतलब इसके अंदर किसी प्रकार का कंप्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो इस स्थिति में रो बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? रो बराबर लिख देंगे अपन m बटा v। ये आपके पास हो जाएगा समरूप द्रव के लिए। तो यहां से आपके पास रो, इसका मात्रा क्या हो जाएगा? अभी द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, और वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है आपके पास? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अभी ये आपके पास रो बन जाएगा, ठीक है ना। ये बात होगी। तो रो बराबर कितना देगा आपके पास है? इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और घनत्व सदिश राशि की अदिश राशि है, अदिश राशि होती है, ठीक है। अब कई प्रकार की घनत्व अपन डिस्कस करते हैं। एक तो होता आपके पास में आपेक्षिक घनत्व है, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है आपके पास? आर डी बराबर किसी पदार्थ का घनत्व है बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व है। अब बात सुना, भी ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है। तो ये वाली जो राशि होती है वो क्या होती है? मात्रकहीन और विमाहीन होती है। मात्रकहीन और विमाहीन। आपको पता है कि पानी का घनत्व कितना होता है? अभी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 से अगर अपन भाग दे देंगे तो पदार्थ का घनत्व ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो ये जो पानी का घनत्व होता है ना, इसको मैं लिख देता हूं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है अभी, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली पदार्थ के घनत्व के बराबर ही होती है अभी, ठीक है ना। जैसे मान के इसलिए किसी भी धातु का जो अपेक्षिक घनत्व है वो कितना आपके पास 8 है। इसका मतलब वो पानी की तुलना में 8 गुना ज्यादा भारी है, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हैं कि उसका घनत्व पानी के घनत्व का 8 गुना है, मतलब 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई भी। अब ध्यान से, मात्र एक तो आपके पास में क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक आपके पास होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
एक का तो एक लिख दो, ग्राम कितना होता है आपके पास है 10 की पावर माइनस का 3 किलोग्राम, और 1 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस का 2 तो 10 की पावर माइनस का 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अपन बात करते हैं पानी की, बात करते हैं तो पानी की डेंसिटी रो डब्ल्यू बराबर कितना होता है आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 किलोग्राम पर ये आपके पास है मीटर क्यूब हो जाएगा अभी। ओके, ये पानी हो गया अभी। अब एक तो होता है अपेक्षिक घनत्व, एक होता है विशिष्ट गुरुत्व भी होता है। क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व। तो एक्चुअली विशिष्ट गुरुत्व कुछ नहीं होता, विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी। वो क्या होता है? किसी भी पदार्थ का भार बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान आयतन के पानी का भार, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी क्या देगा mg, इसके अंदर भी mg, तो g से g कट जाएगा, तो एक्चुअली द्रव्यमान ही होगा अभी ये, ठीक है ना। तो द्रव्यमान का अनुपात अपन बोल सकते हैं। तो बेसिकली होता है कि और वो आयतन दोनों का समान हो गया, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी अपेक्षिक घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व है, दोनों क्या होते हैं? समान ही होते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है अभी, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, कोई भी आपके पास मिश्रण है, मिश्रण का घनत्व है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? रो मिक्स बराबर क्या देगा आपके पास? ऊपर क्या होता है आपके पास? एम मिक्स अपॉन वी मिक्स, m1 प्लस m2, तो ये आपके पास v1 प्लस v2 देगी। इसके अंदर फर्स्ट केस, यदि दोनों का जो आपके पास में v1 और v2 है वो बराबर है, तो इस स्थिति में आपके पास रो मिक्स बराबर एम मिक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? m बराबर क्या था? v इंटू रो, तो v इंटू क्या देगा आपके पास? रो 1 प्लस v इंटू क्या देगा आपके पास? रो 2, और अपॉन क्या देगा? v प्लस v। तो ये आपके पास रो 1 प्लस रो 2 बटे 2, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? समांतर माध्य। तो मतलब ये हुआ कि मान के चलिएगा आपने 2 लिक्विड मिलाए, और जो दोनों लिक्विड है इन दोनों का आपने बराबर आयतन है वो आपने लिया है। अगर दोनों का आयतन बराबर लिया आपने, तो इस स्थिति में रो मिक्स बराबर क्या होता है? रो 1 प्लस रो 2 बटे 2, ये आपके पास है समांतर माध्य हो गया अभी, ठीक है ना। और यदि आपके पास में m1 बराबर m2 है, तो यानी दोनों का द्रव्यमान अगर आपने बराबर लिया तो क्या बन जाएगा आपके पास? रो मिक्स बराबर, ऊपर तो क्या देगा आपके पास? m1 प्लस m2, तो m प्लस m, ये आपके पास है v, तो v बराबर कितना देगा? m बटे रो, तो m बटे रो 1, m बटे रो 2, सोल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 रो 1 रो 2 बटे रो 1 प्लस रो 2। इसको अपन क्या बोलते हैं? हरात्मक माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरात्मक माध्य। कि अगर आपने 2 लिक्विड दिए, दोनों का बराबर द्रव्यमान आपने इंक्लूड किया है, तो इस स्थिति में ध्यान से देखना, देखो मिक्सचर की डेंसिटी दोनों की डेंसिटी के हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य के बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये अपने पास घनत्व की बातें हो गई। तो बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, करें इसको नोट। फिर अपन प्रेशर डिस्कस करते हैं, दाब। तो बच्चों घनत्व अपन ने कंप्लीट कर लिया। डेंसिटी तो आप पहले से भी जानते होंगे यार, रो बराबर क्या होता है? m/v होता है, हर कोई जानता है। और ध्यान से देखना, देखो मिश्रण का घनत्व मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं बनता है, आप कर लेना अपने आप। अपन इसके बारे में बात करें दाब यानी प्रेशर, और प्रेशर है वो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर। अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अपन बात करते हैं क्या होता है प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है, यदि एकांक क्षेत्रफल पर जो दाब जो बल लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखना ऐसे देखो,
दाब बराबर क्या होता है आपके पास में बल, यानी लंबवत बल लिख दो इसको आप, लंबवत बल बटे क्या देगा आपके पास है क्षेत्रफल, यानी P बराबर क्या बोल सकते हैं अपन, ए परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है आपके पास एरिया। मात्रा क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ये अपन क्या बोल देंगे, पास्कल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है अभी, 1 पास्कल के बराबर होता है। ये प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे आसपास में क्या भी सराउंडिंग है, वायुमंडल है, यानी मैंने वायु को क्या करेगा, विस्थापित कर रखा है। जैसे मैं यहाँ से दूसरी जगह पे चला जाता हूँ तो मेरा जो स्पेस है, इस स्पेस में कौन आ जाती है, हवा आ जाती है, वायु आ जाती है। यानी वायु मेरा जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने का, उसको घेरने का प्रयास करती है। यानी वायु क्या करती है, मेरे को चारों तरफ से दबा रही है, मेरे को पिचकाने का प्रयास कर रही है। बेसिकली जो हवा है, जो वायु है, मेरी बॉडी की हर अल्पांश पर, हर पॉइंट पर सतह के लंब दिशा में बल आरोपित करता है। और इसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान के इसलिए कोई भी फुटबॉल है, कोई भी बॉल है, उस बॉल को आप पानी के अंदर ले जाओ तो इसने पानी को विस्थापित कर रहा है, तो पानी चारों तरफ से इसको क्या कर रहा है, अभी दबा रहा है, इसको पिचकाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। जैसे इसको आप यहाँ से दूसरी जगह पे ले जाते हो तो इसकी जगह पे कौन आ जाता है, पानी आ जाता है। यानी बेसिकली जो पानी है वो उसकी जगह पे आने का प्रयास कर रहा है। तो अगर किसी भी चीज को मैं वायु में या द्रव्य के अंदर रखता हूं तो इस स्थिति में वायु या द्रव्य इस पर लंबवत दिशा में बल लगाते हैं। यानी हर पॉइंट पर, हर अल्पांश पर, हर क्रॉस सेक्शन पर इसकी सतह के लंबवत दिशा में बल आरोपित होता है। और इस बल की वजह से इस पर जो दाब उत्पन्न होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, द्रव स्टैटिक दाब यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से, ये कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर इस प्रकार से यहां पे ये कोई द्रव्य भर रखा है, ये अपन ने द्रव्य भर रखा है। इसके अंदर मान के इसलिए अपन ने इस प्रकार से कोई भी एक बॉल रख रखी है, ये अपन ने कोई बॉल रख रखी है, इसके अंदर कोई गेंद है। अब इसके आसपास को जो द्रव्य है वो यहां पर भी क्या करता है, इस प्रकार से फोर्स अप्लाई करता है, यहां पर भी फोर्स अप्लाई करता है, इधर से, इधर से, चारों तरफ से, हर तरफ से इस पर क्या करता है, इस प्रकार से फोर्स अप्लाई करता है अभी, ठीक है ना। अब ध्यान से अपन क्या करते हैं, इसका छोटा सा मतलब एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ये अपन एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। अब इस छोटे से अल्पांश पे कितना फोर्स लग रहा है अभी, F, और इसका एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, A हो जाएगा। तो F अपॉन A, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक आपने नाम सुना होगा वायुमंडलीय दाब। तो क्या होता है अभी, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो देखो वायुमंडल की जो वायु है वो क्या करती है, वो भी सतह पर क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। और वायुमंडल की जो हवा है इसके कारण लगने वाला जो दाब है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, ठीक है ना। यानी अपना जो वायुमंडल है ये भी अपने पे क्या करता है, अभी दाब लगाता है, ठीक है। तो वायुमंडल के कारण उत्पन्न दाब, इसको अपन PATM लिख देते हैं, या इसको P0 भी लिख देते हैं। भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
या इसको 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिख दो सी, ठीक है ना। और इस प्रेशर को 1 एटीएम प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख दिया जाता है। और ये लगभग आपके पास 1 हो गया, तो लगभग इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ये आपके पास हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपके पास जो पी एटीएम है ये होता है आपके पास 76 सेंटीमीटर या 760 mm ऑफ एच या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच भी बोला जा सकता है। यानी अगर आप पारे का 76 सेंटीमीटर हाइट का कॉलम बनाते हो तो इसके बॉटम पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो डेवलप होगा भी, ठीक है ना। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं पी एटीएम बराबर क्या होता है आपके पास रो जी एच। तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, ये आपके पास होते हैं 13.6 गुणा 10⁻3, याद रखना आपको। जी कितना होता है आपके पास 9.81 होता है, ठीक है ना। और एच कितना दे रखा आपको 76 सेंटीमीटर यानी आपके पास 0.76 हो जाएगा। यदि इसको सोल्व कर दोगे ना तो लगभग आपके पास 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा भाई। तो ये बेटा आपके पास वायुमंडलीय दाब हो चुका है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं धरातल पर, तो धरातल पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अभी मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हाइट बढ़ती है, और हाइट बढ़ने के कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है। तो जैसे अपन किसी भी पहाड़ी की चोटी पे चले गए तो वहां पे वायुमंडलीय दाब का मान कम हो जाता है, जिसकी वजह से अपने को सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है ना। और इस वजह से जी मचलने लगता है, जी घबराने लगता है, वोमिटिंग वगैरह हो जाती है कई लोगों को, ठीक है ना। हाइट की वजह से कई लोगों को सिकनेस होती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है भी, वो लो प्रेशर की वजह से होती है, ठीक है ना। तो ये अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यहाँ पे बात कर दी है, ओके। अब इसके बाद में से जो प्रेशर है वो किसी भी लिक्विड में गहराई के साथ में किस प्रकार से परिवर्तित होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। किसी द्रव में गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। तो देखना जैसे देखो, जैसे मान के चलिए ये आपके पास में कोई बर्तन है, इसके अंदर आपने कोई लिक्विड भर का है, तो यहां पे जो प्रेशर है वो तो कितना देगा आपके पास में P0। अब यहां पर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है H गहराई पर। तो H गहराई पर अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो यहां पर अपन क्या करते हैं, कोई भी मतलब इस प्रकार से एक पार्ट बनाते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना देगा आपके पास है A। तो इस पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर कितना देगा बताओ। मान के चलेगा नीचे से इधर से प्रेशर लग रहा है इस पे P, ये प्रेशर P डेवलप हो रहा है, और ऊपर से एटमॉस्फेयर के कारण इस पे कितना प्रेशर डेवलप होता है भाई P0। तो इस पे आपको क्या करना है भाई, नेट फोर्स को जीरो करना है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, P इंटू क्या देगा आपके पास A। फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है बताओ, एक तो लग रहा है आपके पास P0 इंटू A प्लस इसका mg हो जाएगा। तो इसका mg कैसे निकाल सकते हैं, इसका द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन क्या देगा आपके पास एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना, इंटू क्या देगा आपके पास है घनत्व, द्रव्यमान हो गया, इंटू क्या देगा आपके पास है g। तो एक को अगर अपन कॉमन लेकर के काट देंगे तो P बराबर कितना होता है आपके पास है P0 प्लस रो जी
यानी इस प्रकार से जैसे जैसे अपन डेप्थ के साथ में जाते हैं वैसे वैसे आपका जो प्रेशर है वो इस प्रकार से यूं बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना P बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है अभी। तो देखिए बच्चों, अपन ने ये देख लिया है कि अगर अपन किसी भी द्रव्य में गहराई के साथ में जाते हैं तो प्रेशर है वो किस प्रकार से चेंज होता है। तो ध्यान से देखना, देखो प्रेशर चेंज होता है P इक्वल टू कितना होता है आपके पास, पी नॉट प्लस रो जी एच। मैंने आपको बताया था कि जैसे अपने पास में ये अपने पास में कोई भी बर्तन है और इस बर्तन की ये आपके पास है द्रव्य की मुक्त सतह हो जाएगी। यहां पर जो प्रेशर है वो तो कितना देगा आपके पास में, तो पी नॉट हो जाएगा। और जैसे अपन एच गहराई पर चले जाएंगे तो यहां पे प्रेशर कितना देगा आपके पास में, पी हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में पी बराबर कितना देगा आपके पास में, पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। यदि P का अपन H के साथ में ग्राफ बनाते हैं तो ये H होगा, ये आपके पास में P हो जाएगा। यहां पर H क्या होती है, गहराई होती है। तो H बराबर 0 पर P बराबर कितना होता है, P नॉट होता है। इसके बाद सरल रेखीय रूप से बढ़ता है। तो इस प्रकार का अपने पास में ग्राफ आ जाएगा। अब जो ध्यान से यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल H पे डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे डेंसिटी को अपन कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, अपन ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो द्रव्य है वो S संपीड्य है, यानी इसके अंदर किसी प्रकार का संपीड़न नहीं होता है। जैसे आपके पास में बहुत सारे बर्तन है, सबसे पहले आपके पास ये कोई बर्तन है, इसके बाद में आपके पास इस प्रकार का ये कोई बर्तन है, इसके बाद ये कोई बर्तन है आपके पास में यूं, इसके बाद में ये कोई बर्तन है, अब सारे के सारे जितने भी बर्तन है उन सब के अंदर H साइड तक आपने लिक्विड भर का है। तो यहां पे H साइड तक आपने लिक्विड भर का है। तो यहां पे इसमें प्रेशर, यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, सब में जो प्रेशर है ये 1 बोल दो पॉइंट, ये आपके पास में 2 बोल दो, ये 3 बोल दो, ये 4 बोल दो। तो P1, P2, P3 और P4 ये सारे सारे बराबर हो जाएंगे और P नॉट प्लस रो जी एच के बराबर हो जाएंगे भी। यानी यहां पे जो बॉटम पे प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, H पे डिपेंड करता है। आपके पास जो भी बर्तन है उस बर्तन की शेप कैसी है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है भाई। इसी प्रकार से देखना, ध्यान से देखो, ये कोई बर्तन है और इस बर्तन के अंदर आपने लिक्विड भर का है। कुछ पॉइंट्स यहां पे मैं बना रहा हूं, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, एक आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा, एक आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा एक, या एक आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा एक, ये 2, ये 3 और ये आपके पास है 4। तो यहाँ पे जो पॉइंट 1 है इसकी गहराई सबसे कम है, तो यहाँ पे प्रेशर भी सबसे कम हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो P2 बराबर P3 और इन सबसे बड़ा हो जाएगा आपके पास में कौन, P4 हो जाएगा भाई।
यानी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर कोई भी दो पॉइंट होते हैं उन पे प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बात मैं यहां पर लिख देता हूं ध्यान से। स्थिर द्रव्य में समान क्षैतिज स्तर पर स्थित दो बिंदुओं पर दाब समान होता है, यानी प्रेशर क्या होता है अभी, सेम होता है। स्थिर द्रव्य की अपन बात कर रहे हैं अभी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अपन यहां पर डिस्कस करते हैं भाई, नाम सुना होगा आपने बेरोमीटर और मैनोमीटर। सबसे पहले अपन बेरोमीटर डिस्कस करते हैं। वायु दाब मापी। तो ध्यान से देखना, देखो बेरोमीटर क्या होता है भाई, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। यह वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। अब ये कैसे बनता है, ध्यान से देखना। देखो इस प्रकार से अपने पास में कोई भी एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर अपने क्या भर रखा है, अभी मरकरी भर रखा है, पारा भर रखा है। और इसके अंदर अपन ने इस प्रकार से कोई भी एक ट्यूब है, कांच की नली का, जिसके अंदर अपन ने वैक्यूम क्रिएट करके निर्वात उत्पन्न करके उसको अपन ने इस प्रकार से डुबो दिया। तो ये निर्वात है, इसका प्रेशर कितना देगा आपके पास अंदर का, 0। अब निर्वात की वजह से यहां पर क्या होता है, संघर्षण जनरेट होता है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और जिसकी वजह से ये लिक्विड है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। मरकरी है ये, और मरकरी कितनी हाइट तक चला जाता है अभी, h हाइट तक। ठीक है ना, ये मरकरी है Hg। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स मैं बनाता हूं। सबसे पहले ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये आपके पास में 3 नंबर पॉइंट हो गया। तो पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या क्रिएट कर रखा है अपने, वैक्यूम यानी निर्वात उत्पन्न कर रखा है। तो P1 बराबर कितना देगा आपके पास में, 0। और उसके बाद में P2 बराबर कितना देगा आपके पास में, तो 0 प्लस रो जी एच, तो रो जी एच। यहां पर आपके पास में जो 3 है, इस 3 पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P3, ये भी आपके पास में P0 हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा अभी। अब यहां पर 2 और 3 ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आ गए, तो P2 और P3 को अपने को बराबर करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं P2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, P3। तो P3 बराबर कितना देगा आपके पास में, P0 बराबर कितना देगा आपके पास, रो जी एच। अब ये जो बैरोमीटर होता है इसके ऊपर यहाँ पे रीडिंग लिखी होती है, यहाँ पर इसके अंदर एक स्केल लगी होती है, और यदि अपन इसको मेजर करते हैं, मापते हैं, तो इस स्थिति में H बराबर कितना आ जाता है आपके पास है, 76 सेंटीमीटर आ जाता है। तो यहाँ से आपके पास H बराबर 76 सेंटीमीटर या 760 mm आ जाता है। तो सॉल्व करेंगे तो P0 बराबर कितना देगा आपके पास, 1.01325 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा अभी। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से देखो, कुछ बातें यहाँ पे बोली जा सकती है कि अगर यहाँ से आपने इस बैरोमीटर ट्यूब को पंक्चर कर दिया, यहाँ पर आपने हल्का सा छेद बना दिया
ऑल पिन से या किसी से भी आपने एक बारीक सा छेद बना दिया, तो इस स्थिति में इसके अंदर भी एयर जा सकती है, इसके अंदर भी हवा घुस सकती है। और यदि इसके अंदर हवा चली गई, ठीक है ना, यदि इसके अंदर हवा चली गई तो इस स्थिति में इसके अंदर भी दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर बैरोमीटर को पंक्चर कर दिया जाए या इसके अंदर हल्का सा एक बारीक सा छिद्र बना दिया जाए, तो इस स्थिति में इसके अंदर जो मरकरी है उसकी हाइट कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। बात नंबर 1। दूसरी बात सुनना भाई कि अगर अपन यहाँ पे मरकरी की जगह पे पानी काम में लें तो इस स्थिति में क्या होगा, देना से पानी अगर अपन काम में लेते हैं तो पानी के लिए अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे बता देता हूँ मैं पानी के लिए, तो पी नॉट बराबर कितना देगा आपके पास, रो जी एच। तो एच बराबर कितना देगा आपके पास है, पी नॉट अपॉन कितना देगा आपके पास है, रो जी। पी नॉट लगभग कितना 10 की पावर 5, रो कितना था 10 की पावर 3 इंटू जी कितना देगा आपके पास है 10। तो सोल्व करेंगे तो लगभग आपके पास है कितना देगा, अभी 10 मीटर देगा। ये पानी के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो एक वायुमंडलीय दाब उसको संतुलित करने के लिए जो पानी होता है उस पानी की कितनी हाइट अपने को लेनी पड़ेगी, 10 मीटर हाइट लेनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि 10 मीटर हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो 10 मीटर लंबी अपने को कांच की नलिका लेनी पड़ेगी और उसके अंदर आपको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा उपकरण अपन बना सकते हैं क्या, नहीं। और अगर बना भी लिया तो उसको रख रखाव के लिए, इसको लाने ले जाने में अपने को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से यहाँ पर अपन पानी काम में नहीं लेते। तो ध्यान से देखना, देखो मरकरी क्यों काम में लिया जाता है। मरकरी पारा एक तो कैसा होता है, चमकीला होता है, ठीक है ना। इसके अंदर मेटेलिक शाइनिंग होती है, तो चमक की वजह से इस मरकरी को अपन बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से इसको अपन विभेदित कर सकते हैं और प्रॉपर्ली इसकी जो रीडिंग है वो अपन पढ़ सकते हैं। बात नंबर 1, एक तो क्या होता है, चमकीला होता है। दूसरा सुनो भाई, इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। और घनत्व कम होने की वजह से ये कम हाइट पर ही संतुलित हो जाता है। अभी अगर अपन पानी लेंगे तो इस स्थिति में 10 मीटर की हाइट पर ये जाकर के बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो कम हाइट पर संतुलित हो जाता है। इस कारण से आपका जो बैरोमीटर है वो छोटे आकार का बनेगा। भी आपको कांच की नलिका की लंबाई है वो कम लेनी पड़ेगी, 76 सेंटीमीटर हाइट पर जाकर के बैलेंस हो जाता है। तीसरी बात ये कि जो मरकरी होता है, इस मरकरी के लिए जो ससंजक बल है वो इतना स्ट्रांग होता है कि कांच की जो नलिका है उसको भिगोता नहीं है। अभी कांच की जो ट्यूब होती है ना, उस कांच की ट्यूब की चिपकता नहीं है। तो जैसे अपन क्या करते हैं, अभी इससे मरकरी वापस बाहर निकालते हैं तो इस स्थिति में मरकरी इसकी दीवारों के चिपकता नहीं है। जबकि पानी होता है, वो पानी क्या कर देता है, अभी इस कांच की दीवारों को गीला कर देता है, ठीक है ना। ये बातें हो गई भी। तो ये अपना जो बैरोमीटर है वो भी आपका फिनिश हो गया है। तो इन चीज़ों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, बैरोमीटर अपन पढ़ चुके हैं। बैरोमीटर के बाद में अगला टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या करता है भाई, ये भी दाब को मापता है, बट कौन से दाब को मापता है, ये गेज दाब को मापता है। और बेसिकली गेज दाब होता क्या भाई, गैस के प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है इसी को अपन क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगला मैं पढ़ाता हूं आपको मैनोमीटर। तो ये क्या करता है अभी, ये गेज दाब को मापता है। गेज दाब होता है क्या है, पी गैस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। अब कैसे मापता है, ध्यान से देखना। देखो इस प्रकार से अपने पास कोई भी एक बर्तन होता है, और इस बर्तन के अंदर क्या होती है भी, गैस होती है। और गैस का जो प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास है, पी गैस। यहां पे क्या होती है, एक ट्यूब लगी होती है, यू आकार की ट्यूब होती है भाई, यू शेप होती है इसकी। यहां पे क्या एक वाल लगा होता है, वाल होता है ये। और
इसके अंदर इधर की तरफ क्या भरा होता है, इसके अंदर भरा होता है मरकरी भरा होता है, पारा भरा होता है। तो पहले ध्यान से देखना, तो इधर का पारा यहाँ पे और इधर का पारा यहाँ पर होता है, बराबर होता है अभी, बराबर हाइट पर होता है, ठीक है ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस वाल को यहाँ से खोलता हूँ, तो ये जो गैस होती है वो क्या करती है, इस पे इधर की तरफ प्रेशर लगाती है, और प्रेशर की वजह से इधर की तरफ मरकरी नीचे, इधर की तरफ मरकरी ऊपर चला जाता है। तो ये वाला जो मरकरी ये तो चला जाता है इस प्रकार से नीचे, और ये वाला मरकरी चला जाता है इस प्रकार से ऊपर। ये बात होगी भी। अब देखना ऐसे देखो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आपके पास मान के चलेगा h है। और ये h अपन कैसे माप सकते हैं भाई, ये आपके पास यू शेप की जो नलिका है, इस नलिका पर जो रीडिंग लिखी होती है, उस रीडिंग की हेल्प से उस h की वैल्यू अपन मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लेने वाला हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, एक तो आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा, इसको अपन बोलेंगे पॉइंट नंबर 1। एक यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, इसको अपन बोलेंगे पॉइंट नंबर 2, और एक यहाँ पे बन जाएगा, इसको अपन बोलेंगे पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 पे प्रेशर बता दो कितना हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन है और ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे P1 बराबर पी नॉट, और 2 पे जो प्रेशर है इसको अपन लिख सकते हैं P2 बराबर पी नॉट प्लस क्या हो जाएगा आपके पास रो जी एच हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 पर जो प्रेशर है वो 3 पे किसका प्रेशर हो जाएगा, गैस का प्रेशर हो जाएगा। गैस यहाँ पे 3 पे प्रेशर लगाएगी, तो इसको आप लिख सकते हैं P3 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है P गैस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से 2 और 3 दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आगे, तो 2 और 3 इन दोनों का प्रेशर अपने को बराबर करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि P2 बराबर क्या देगा P3, तो P2 बराबर कितना देगा P2 बराबर कितना देगा P नॉट प्लस रो जी एच बराबर क्या देगा आपके पास है P गैस। तो यहाँ से आपके पास है P गैस माइनस क्या देगा आपके पास है P नॉट, और ये आपके पास आ जाएगा रो जी एच। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, इसी को अपन बोल सकते हैं PGAU/GE, गेज प्रेशर हो जाएगा अभी। तो जो गेज दाब होता है वो किसके बराबर होता है अभी, रो जी एच के बराबर होता है। एच की वैल्यू यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और रो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, यानी पारे का घनत्व हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको मैनोमीटर भी पढ़ा दिया है। तो अपन ने बैरोमीटर पढ़ लिया और अपन ने मैनोमीटर पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं त्वरित द्रव्य में दाब। जैसे मान के चलिए ये आपके पास कोई भी लिक्विड है ना, और इसके अंदर इस प्रकार से बर्तन में लिक्विड भर रखा अपन ने। अब लिक्विड का अपन कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये वाला मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ केवल और केवल फोर्स लगता है mg लगता है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, और ये आपके पास इसकी मुक्त सतह हो जाएगी। तो याद रखना भाई, जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा मुक्त सतह के लंबवत होता है भाई, ठीक है ना। तो mg मुक्त सतह के लंबवत लग रहा है, इस कारण से आपकी जो सतह है वो कैसी रहती है, क्षैतिज रहती है। तो अगर आपका बर्तन रेस्ट में, तो इस स्थिति में द्रव की मुक्त सतह कैसी होती है, क्षैतिज होती है, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। अब यदि मैंने इस बर्तन को इस प्रकार से इधर की तरफ A1 से गति करवा दी, A1 से मैंने इसको चला दिया, तो इस स्थिति में इस मॉलिक्यूल नीचे की तरफ mg और पीछे की तरफ इस पे क्या लग जाएगा अभी, ma लग जाएगा। तो नेट फोर्स आपके पास इधर की तरफ आ जाएगा, ये नेट फोर्स आ जाएगा, और इस नेट फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यूँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो यूँ बन जाएगी, द्रव की मुक्त सतह इस प्रकार से यूँ टेढ़ी हो जाएगी। तो अगर इस डायग्राम को अपन थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं तो कैसा बन जाएगा, देखो तो द्रव की मुक्त सतह इसको आपको यूं टिल्ट कर देना है, ये बात होगी।
अब यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल है, इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग रहा है, इस प्रकार से Mg, इधर की तरफ क्या लग रहा है आपके पास Ma, और नेट फोर्स लग रहा है इस प्रकार से इधर की तरफ सतह के लंबवत, तो ये आपके पास हो जाएगा नेट फोर्स, यानी F नेट, और ये सतह के लंबवत लगता है। मान के इसलिए ये वाला एंगल आपके पास है कितना हो जाएगा थीटा, ऑब्वियसली ये वाला थीटा, तो ये वाला भी आपके पास है क्या बन जाएगा एंगल थीटा बन जाएगा। तो यहां पर अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा आपके पास में टेन थीटा बराबर एम ए अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास एम जी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए अपॉन जी। तो टेन थीटा बराबर ए अपॉन जी बन गया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स ए अपॉन जी हो जाएगा अभी। तो किसी भी लिक्विड को अगर मैं एक्सलेटेड मोशन यानी त्वरित गति करवाता हूं तो इस स्थिति में लिक्विड पे एमजी के साथ साथ में पीछे की तरफ शूडो फोर्स भी लगता है, और इस शूडो फोर्स की वजह से इसकी जो मुक्त सतह है वो क्षैतिज नहीं रह करके क्षैतिज के साथ में किसी एंगल थीटा पे, और थीटा बराबर कितना होता है टेन इनवर्स ए बटा जी, इस एंगल पर जुड़ जाती है अभी। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको बताई है। अब मैं क्या करता हूँ अभी प्रेशर आपको बताता हूँ। तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा, ये बर्तन हो गया, ठीक है, और इसको अपन आगे की तरफ इस प्रकार से A1 से गति करवा रहे हैं, इसके अंदर ये लिक्विड की फ्री सरफेस हो जाएगी मुक्त सतह, और इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो मैं यहां पे इस प्रकार से कोई भी एक सिलेंडर बना देता हूं, बेलन बना देता हूं, यहां पे जो बेलन, इस बेलन की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास x मान लो, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना हो जाएगा आपके पास a। ठीक है, अब एक तो आपके पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट को अपन बोलेंगे 1, और एक इसको अपन बोलेंगे 2 बोल देंगे। इस पे इधर से तो प्रेशर लग रहा है कितना अभी P1, और इस पे इधर से इस प्रकार से प्रेशर लग रहा है कितना लग रहा है अभी P2 लग रहा है, कितना लग रहा है P2 लग रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं अभी, इस लिक्विड का ये जो सिलेंडर बन रहा है, इस सिलेंडर यानी बेलन है, इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो इस पर आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है बताओ, P2 इंटू ए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसके लिए नेट फोर्स बराबर ma लिखने वाला हूँ। तो आगे वाला फोर्स कितना देगा आपके पास P2 इंटू ए, माइनस पीछे वाला फोर्स कितना देगा आपके पास P1 इंटू ए, और नेट फोर्स बराबर क्या देगा ma, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपके पास आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन कितना देगा एरिया इंटू एक्स, ये वॉल्यूम इंटू क्या देगा आपके पास डेंसिटी इंटू क्या देगा आपके पास ए को अपन कॉमन लेकर के काट देंगे, तो यहां से आपके पास आ जाएगा P2 माइनस P1 बराबर रो ए एक्स, और ये आपके पास P2 बराबर कितना देगा आपके पास P1 प्लस क्या देगा आपके पास रो ए एक्स हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पर अगर प्रेशर कितना है P1 है, तो जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाओगे तो वैसे वैसे x का मान बढ़ेगा, और x का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो P2 बराबर कितना देगा P1 प्लस रो ए एक्स हो जाएगा अभी। ठीक है ना, तो ये त्वरित ध्रुव है, इस एक्सलेटेड फ्लूइड है, इसके अंदर अपने प्रेशर है उसकी कैलकुलेशन कर लिए भाई। तो इन चीज़ों को भी नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं घूर्णन करते द्रव के अंदर दाब। कोई भी फ्लूइड अगर रोटेशन करता है तो इस स्थिति में इसमें प्रेशर है वो अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, अब तक अपन ने अगर कोई लिक्विड रेस्ट में है तो उसमें गहराई के साथ में प्रेशर किस प्रकार से चेंज होता है ये मैंने आपको बता दिया। और फिर उसके बाद में कोई भी लिक्विड अगर त्वरित गति करता है तो उसके अंदर प्रेशर है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ में किस प्रकार से चेंज होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, अब भी अगर कोई भी फ्लूइड है वो रोटेशन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो इसके अंदर प्रेशर वो किस प्रकार से चेंज होता है ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, देखो जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी एक नलिका है, ट्यूब है, ठीक है ना,
और इस नलिका का जो एरिया वो कितना देगा आपके पास, एयर लंबाई कितना देगी, एल हो जाएगी। आपने इस प्रकार से इसके अंदर कोई भी लिक्विड भर का है, आपने लिक्विड भरकर, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितने देगी आपके पास, रो। द्रव्य का घनत्व आपके पास रो देगा। अब आप क्या कर रहे हैं, इस अक्ष के सापेक्ष इसको मान के इसलिए ओमेगा कोणीय वेग से घुमा रहे हैं। घूर्णन के कारण दाब में परिवर्तन, ये अपनी हेडिंग है। तो देखना ध्यान से देखो, अब मेरे को क्या करना है, अभी इस पर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक सिरे से x डिस्टेंस पर एक अल्पांश बना देता हूं, और जो अल्पांश है इस अल्पांश की जो लंबाई है वो कितने देगी आपके पास, है dx हो जाएगी। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से देखो, द्रव्यमान की बात करते हैं। तो ये वाला जो अल्पांश, इस अल्पांश का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। ये अल्पांश हो गया, इसका अपन क्या करते हैं, अभी फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो एक बात तो जैसे मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो तो क्या होता है, मिनिमम होता है। भाई इस ट्यूब के अंदर आपने लिक्विड भर है, तो इस लिक्विड में बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो लिक्विड अब बाहर की तरफ गति करना चाह रहा है, तो इस वाले सिरे पे ज्यादा दाब लगाता है। तो यहाँ पे तो दाब क्या होता है, कम, और यहाँ पे दाब क्या होता है, अभी ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे अपन दूर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो प्रेशर है वो क्या होता है, अभी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे तो प्रेशर क्या देगा आपके पास में, मान के इसलिए P, और बाहर से जो प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास है, P प्लस क्या देगा आपके पास है, dP हो देगा, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा अभी। और इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान अपन लिख सकते हैं dm, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व है। तो आयतन कितना हो जाएगा इसका, एरिया कितना हो जाएगा a, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी बताओ dx, वॉल्यूम इनटू क्या देगा आपके पास है, डेंसिटी। तो इस पे नेट फोर्स अंदर की तरफ लग जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, नेट फोर्स हो जाएगा आपके पास में, अपन इस पे लिख सकते हैं F नेट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ma। तो नेट फोर्स अपन कैसे निकाल सकते हैं, बाहर की तरफ P और अंदर की तरफ P प्लस dP। तो ज्यादा दाब कितना लग रहा है बताओ, दाब का अंतर कितना देगा dP, इंटू एरिया कितना देगा आपके पास A बराबर ma। अब इसका द्रव्यमान अपन निकाल चुके हैं dm, a रो इंटू कितना देगा आपके पास है dx इंटू a। अब इसका जो त्वरण है वो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिख देंगे अपन, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे a से अपन क्या करेंगे, a को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पर आपके पास है dp बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, और फिर अपन क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो x बराबर 0 पर जो प्रेशर है वो तो कितना हो जाएगा, मान के इसलिए यहाँ पे प्रेशर P नॉट, मान के इसलिए ओपन है, तो ओपन है तो इधर से प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P नॉट, और यहाँ पे x डिस्टेंस है, इस पे प्रेशर कितना देगा P, तो dP का कितना देगा आपके पास है, P माइनस P नॉट बराबर, इसको अपन बोलेंगे रो ओमेगा स्क्वायर x का क्या देगा, x स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से आपके पास है P बराबर कितना होता है, P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। और यदि इसका जो प्रारंभिक सिरा मान के इसलिए x बराबर 0 पर ये वाला सिरा, यहाँ पे अपन बोलेंगे x बराबर 0, और यहाँ पर अपन बोलेंगे x बराबर कैपिटल L। तो x बराबर 0 पर आपके पास जो भी सिरा वो अगर क्लोज्ड है, इसको अगर आपने बंद कर गए तो उधर का प्रेशर कितना देगा, 0, क्योंकि उधर की तरफ वायुमंडलीय दाब लगेगा ही नहीं फिर। तो यदि x बराबर 0 वाला
सिरा खुला नहीं, बंद है, बंद है तो पी नॉट बराबर कितना देगा, 0 लेना पड़ेगा अपने को। तो पी बराबर कितना देगा आपके पास, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2 देगा भी। यानी जो प्रेशर है वो आपको एक्स स्क्वायर के समानुपाती लेना है। ये एक्स हो गया, ये आपके पास है पी हो गया। x बराबर 0 पर प्रेशर भी 0 लेना है, और जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, पैराबोला बन जाएगा भी। ठीक है ना, ये बात होगी। इसके बाद में देवदान से नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं अपन। जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास कोई भी बर्तन है, और इस बर्तन के अंदर अपन ने फ्लूइड भरकर बर्तन रेस्ट में है, तो इस स्थिति में फ्लूइड की जो फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल होगी। और जैसे अपन इसको इस अक्ष के सापेक्ष यूं घूर्णन करवाते हैं ओमेगा से, तो वैसे इसकी जो फ्री सरफेस है वो कैसे बन जाती है, ऐसी बन जाती है, मुक्त सतह ऐसी बन जाती है भी। जैसे अपन मिक्सर के अंदर देखते हैं, मिक्सर के अंदर अपन जूस वगैरह बनाते हैं, शेक वगैरह बनाते हैं, तो इस स्थिति में रोटेशन की वजह से लिक्विड होता है वो किनारों की तरफ उठ जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जैसे इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ तो फोर्स लगता है कितना, mg, और बाहर की तरफ कितना फोर्स लगता है इस पे बताओ, m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना देगा आपके पास x। यहां पर ये आपके पास मूल बिंदु देगा, इसको अपन बोलेंगे 0,0। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास हो जाएंगे x, क्या देंगे आपके पास है y हो जाएंगे। ठीक है ना, और यहां पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से स्पर्शिका बना देते हैं, इस पर ये अपन स्पर्शिका बना दी, और स्पर्शिका की ये जो स्लोप है ये आपके पास है कितने हो जाएगी भाई, ये थीटा मान लो, ये थीटा होगी, और नेट फोर्स आपके पास इस प्रकार से इधर की तरफ बनेगा। नेट फोर्स इस सतह के स्पर्शिका के लंबवत होता है, तो ये आपके पास एफ नेट हो गया। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपके पास है क्या देगा भी, थीटा देगा। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास है टेन थीटा बराबर, अपन क्या लिख सकते हैं भी, टेन थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन एम जी, और टेन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास है dy अपॉन डी एक्स। m से m को काट दो, तो dy बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स डी एक्स, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर देते हैं, x बराबर 0 पर y बराबर भी 0 है, x बराबर x पर y बराबर कितना देगा, y हो देगा। तो y बराबर कितना देगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कितना देगा आपके पास, 2g। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से आपके पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा, एक्स स्क्वायर हो देगा। यानी इस द्रव्य की जो मुक्त सतह है वो कैसी बन जाएगी, परवलयाकार। ये बात हो गई भी। तो अगर किसी भी द्रव्य को अपन इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घुमाते हैं, तो इस स्थिति में द्रव्य की जो मुक्त सतह है वो कैसी बन जाती है, परवलयाकार बन जाती है, पैराबोलिक बन जाती है भी। और ये बात अपन यहाँ पे प्रूव भी कर दी है भी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से, इनको करो आप नोट। तो बच्चों इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं अभी पास्कल का नियम। तो पास्कल क्या कहता है, ध्यान से देखना, देखो कि किसी भी द्रव्य में अगर किसी भी बिंदु पर दाब में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो ये परिवर्तन हर बिंदु पर आपको प्राप्त होता है भी। यानी अगर किसी भी पॉइंट पर आपने प्रेशर है वो कुछ बढ़ा दिया तो सभी बिंदुओं पर प्रेशर है वो समान मात्रा में बढ़ जाता है, और इस दौरान दाब में जो परिवर्तन आप करते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो मतलब क्या हुआ इस बात का, देखो ध्यान से, जैसे मान के चलिए ये आपके पास कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आपने यहाँ पे लिक्विड भर के, यहाँ पे आपने इस प्रकार से कोई भी पिस्टन लगा दिया, तो पिस्टन का मान के चलिएगा कोई भी भार नहीं है,
तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो तो कितना आपके पास है पी नॉट है, और यहाँ पे जैसे मान के चलेगा इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास है पी नॉट प्लस रो जी एच बटे 2। ये मान लो एच मान लो, ये आपके पास एच बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पी नॉट प्लस क्या हो जाएगा आपके पास रो जी एच हो जाएगा। अब अगर अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो अपन बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ा देते हैं, मान के चलेगा पी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन कुछ प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाने की वजह से यहाँ पे प्रेशर पी बढ़ जाता है, तो पी नॉट प्लस पी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है प्लस पी, और यहाँ पर भी क्या करना है आपको प्लस पी करना है। यानी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है अभी पी से बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर आपने पी से बढ़ा दिया तो सभी बिंदुओं पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है पी से बढ़ जाता है। इसी कंसेप्ट को काम में लेकर के अपन क्या बनाते हैं भाई, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं, हाइड्रोलिक पंप बनाते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं पास्कल का नियम, पास्कल का नियम। अब अपन बना रहे हैं इसी कंसेप्ट को काम में लेकर के हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक पंप काम में ले लो या लिफ्ट काम में ले लो, एक ही बात है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे बनती है ध्यान से देखना, देखो देखो इस प्रकार से यूं एक यू आकार की ट्यूब होती है, एक तरफ का तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है कम और एक तरफ का क्रॉस सेक्शन क्या होता है इस प्रकार से ज्यादा। दोनों तरफ इस प्रकार से अपन दो पिस्टन लगा देते हैं। इधर की तरफ भी पिस्टन लगा दिया, इधर भी अपन इस प्रकार से पिस्टन लगा दिया है। अब देखना ध्यान से देखो, इसके अंदर अपन इस प्रकार से लिक्विड भर का है, इधर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना देगा आपके पास A1, और इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना देगा आपके पास A2। यहां पे कोई भी स्टैंड लगा देते हैं, ये अपन स्टैंड लगा दी, और कोई भी जो वर्कशॉप वगैरह है वहां पे इस प्रकार से गाड़ी इस पे लगा देते हैं। इस प्रकार से गाड़ी लगा दी अपन, इस पे गाड़ी लगा दी है। यहां पे अपन कितना फोर्स लगाते हैं भाई F1, और यहां पर अपने को कितना ऊपर की तरफ फोर्स प्राप्त होता है अभी F2 फोर्स प्राप्त होता है। तो यहां पे जो प्रेशर है वो आपने कितने से चेंज कर दिया, अभी F1 फोर्स लगाया तो प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा F1 अपॉन A1। तो अपन बोल सकते हैं कि P1 बराबर क्या देगा आपके पास P2, तो P1 कितना देगा F1 बाई A1 बराबर क्या देगा आपके पास F2 बाई A2। तो यहां से आपके पास F2 बराबर कितना देगा A2 बाई A1 इंटू F1। A2 है वो A1 से क्या बहुत बहुत बड़ा, तो यहां पर आपके पास F2 है वो भी F1 से क्या हो जाएगा बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर यहां पर अपन हल्का सा बल लगाते हैं तो इस स्थिति में यहां पर अपने को कई गुना ज्यादा बड़ा बल अपने को प्राप्त होता है। जैसे मान के इसलिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो इसकी तुलना में 100 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर आप 1 न्यूटन लगाओगे तो यहाँ पर आपको 100 न्यूटन का बल प्राप्त होगा, ठीक है ना। मान के इसलिए गाड़ी का वेट कितना भी 1500 kg है, ठीक है ना, तो 1500 kg हो गया। तो यहाँ पर अगर आप 15 लगाओगे ना, 15 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर आपको 1500 न्यूटन का फोर्स आपको प्राप्त हो जाएगा अभी, ठीक है ना, ये चीज है अभी। अब यहाँ पर आपको जो बल है, छोटा बल अपने को बड़े बल में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, पर यहाँ पर किसी प्रकार की ऊर्जा की अपने को प्राप्ति नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण का नियम अभी भी लागू रहता है अभी। तो आप लिख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण से W1 बराबर क्या देगा आपके पास W2, F1 X1 बराबर क्या देगा आपके पास F2 X2। तो यहाँ से आपके पास F1 बटे क्या देगा आपके पास F2 बराबर A1 बटे क्या देगा आपके पास A2, और F1 बटे F2 को अपन क्या बोल सकते हैं X2 बटे क्या देगा आपके पास X1। ये बात होगी भी। तो बल अगर बड़ा होगा ना
तो इस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। ये आपके पास में पास्कल का नियम हो गया और हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई आपके पास में। ठीक है बच्चों, तो अगर अपन बात करें आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको डेंसिटी पढ़ाई है, फिर उसके बाद में प्रेशर क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ाया, फिर उसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया, इसका मान कितना होता है ये मैंने आपको पढ़ाया, फिर उसके बाद में बैरोमीटर ये कैसे काम करता है और ये इसके अंदर इसकी डिजाइन किस प्रकार से की जाती है, प्रेशर को किस प्रकार से मेजर करता है ये मैंने आपको बताया, फिर मैनोमीटर मैंने आपको पढ़ाया था किस प्रकार से गेज दाब को ये मापता है ये मैंने आपको बताया था अभी। इसके बाद में कोई भी द्रव अगर त्वरित गति करता है तो इसमें प्रेशर में किस प्रकार से चेंज होता है ये मैंने आपको बताया, घूर्णन गति के कारण प्रेशर में किस प्रकार से चेंज आता है ये मैंने आपको बताया, और उसके बाद में लास्ट मैंने आज आपको पास्कल का नियम जिसके अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करेंगे, फिर अगले लेक्चर पर आज मैंने जो भी पढ़ाया उस पर आधारित कुछ अच्छे क्वेश्चंस है वो अपन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पर। ठीक है बच्चों।